पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते दिखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। देखिए इस वीडियो में। अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सबका आप देखें ना जी, अपर कास्ट में भी कितनी गरीबी है, हर जात में कितनी गरीबी है। तो उन लोगों के उत्थान के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया बोलिए, 1 करोड़ से थोड़ा सा कम परिवार का, और उन सब लोगों के लिए हमने कह दिया कि वो लोग उस परिवार के हर परिवार में एक को 2-2 लाख रुपया का हम लोग सहायता देंगे। यही काम करे तो ये सब चीज़ तो हम लोग करवा रहे हैं। तो एक काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ कह रहे हैं कि अगर ये लोग कराते पूरे देश में जाति आधारित जनगणना तो कितना सबको फायदा होता। और खाली जाति आधारित गणना नहीं, आर्थिक स्थिति का भी सबको जानकारी देना चाहिए, पूरा का पूरा सर्वे करना चाहिए। जब अगला बार हो तो हम तो यही चाहेंगे कि हो, जैसे हम लोग किए दोनों मिल करके, तो वो हो गया। और उसके लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो हम लोग यही ना कहते हैं कि बिहार का जो गरीबी है सोच लीजिए, तो इसलिए विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल जाए तो बिहार कितना आगे बढ़ा। बोलिए ना, बिहार कितना पौराणिक जगह है। आप सब जो है बिहार के याद करिए बचपन में, और नीचे का बात याद करिए। ये देश में भी और देश के बाहर भी जो कुछ भी था, यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था विकास। प्री वाइब्रेंट एक्सपोर्टर्स कॉन्फ्रेंस एक्सपोर्ट एक्सेलरेट का हुआ शुभारंभ। सीएम भूपेंद्र पटेल भी हुए शामिल। देखिए इस वीडियो में। આપણા એક મગજમાં પેલી ગ્રંથિ થઈ ગયેલી છે ને કે યાર ઇંગ્લિશ તો જરૂરી જ છે એમ, પણ હું તો આ ફરીને આવ્યો છું જાપાન અને સિંગાપુર, તો આપણે તો બધું ગુજરાતીમાં જ છેક સુધી પૂરું કર્યું છે। मैं અહીંયાથી હમણાં ખંભાતાજીએ કીધું ને કે ભાઈ એ લોકોએ કીધું છે કે ના ખૂબ સારું ગુજરાતનું ત્યાં આગળ પ્રેઝન્ટેશન થયું છે, એટલે ગુજરાતીમાં એ લોકો સમજી ગયા છે પાકા પાયે। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड एनर्जी कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की उपस्थिति में 40,423 करोड़ के एमओयू हस्ताक्षरित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए अपार संभावनाएं हैं। उत्तराखंड राज्य की अवधारण में ऊर्जा सेक्टर का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। औद्योगिक जगत में से जुड़े लोगों के सुझावों के आधार पर 27 नई नीतियां बनाई गई हैं और उनके नीतियों को सरल बनाया गया है। कहा कि 8 व 9 दिसंबर 2023 को एफआरआई में डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का राज्य को लेकर लगातार मार्गदर्शन मिल रहा है। उनके वाइब्रेंट गुजरात की प्रेरणा से ही प्रदेश में डेस्टिनेशन उत्तराखंड पर कार्य किया जा रहा है। देखिए ये वीडियो। समिट यहाँ पर आयोजित हो रही है और उसके उद्घाटन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी हम सब के बीच में रहने वाले हैं। वह भी एक हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायी और आगे के लिए ऊर्जा और काम करने के लिए हम सबका मार्गदर्शन भी उनके माध्यम से लगातार होता रहा है। और उन्होंने जो कुछ योजनाएं अपने मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में शुरू करी थी, जैसे उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया था। आप सब लोग इस उद्योग समूह से, व्यापार से सब लोग आप लोग जुड़े हुए हैं, जानते हैं। तो उन कठिन परिस्थितियों में वहाँ काम हुआ था और उसी से प्रेरणा लेकर हमने भी यहाँ ये डेस्टिनेशन उत्तराखंड शुरू किया। और ऊर्जा के क्षेत्र में, चूँकि मैं शुरू से मानता हूँ कि हमारे राज्य के अंदर ऊर्जा के सेक्टर में बहुत अपार संभावनाएं हैं। उत्तराखंड राज्य में असीमित संभावनाएं हैं और जितना काम किया जाए उतना कम है। और मेरे को जब, चूँकि पहली बार में मैं जब इस जिम्मेदारी में आया तो बहुत ज़्यादा वो समय नहीं था, लेकिन उस समय भी मैंने उसकी शुरुआत करी कि आप लोगों के साथ एक संवाद की प्रक्रिया को शुरू किया जाए, आपके साथ कम्युनिकेशन शुरू किया जाए और कम्युनिकेशन के माध्यम से
ये जानकारी जरूर ली जाए कि आखिर क्या कारण रहा कि इतने सालों में ये सब चीजें जो जिसके लिए हमने राज्य बनाया था, इस राज्य के लिए जिन लोगों ने सपने देखे थे, राज्य के बारे में सोचा था, या राज्य की जब अवधारणा आई थी तो राज्य कैसा होगा, और उसमें ऊर्जा सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान होगा, ये सोच विद्यमान रही और तभी राज्य बनने की दिशा में आगे काम हुआ। सीएम शिवराज ने लाडली बहन योजना के तहत भोपाल के नेहरू नगर चौराहे के नया पसेरा में लाडली बहनों से मुलाकात की। देखिए इस वीडियो में। होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते दिखे सीएम धामी। देखिए इस वीडियो में। आपके द्वारा जो आज यहाँ पर रैतिक परेड की गई वो अत्यंत ही हर किसी के मन को मोहने वाली थी, और जवानों द्वारा जो मोटर बाइक पर जो साहस, कौशल एवं संतुलन का प्रदर्शन किया गया वो अत्यंत ही मंत्रमुग्ध करने वाला था। और बहुत सारे लोगों ने, जब हमारी नई जो महिला होमगार्ड्स भी अपने कर्तव्य दिखा रही थी, या बीच रिंग के बीच से मोटरसाइकिल निकल रही थी, या सीने पर रखकर बड़े ब्रिक्स को तोड़ा जा रहा था, या सरिया से, वो हमारे प्रशिक्षकों ने जो करवाया था आईटीबीपी के, जिनके बारे में बता रहे थे, जब वो 3 सरिया को तोड़ा जा रहा था तो मैं समझता हूं कई लोगों ने अपना दिल थाम लिया होगा। आप सभी जवान हमारे सहयोगी हैं और विभिन्न क्षेत्रों में हमें अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। राज्य में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में आप सबका बहुत योगदान है, जो अमूल्य है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। क्योंकि मैंने स्वयं अनेकों बार देखा है कि हमारे होमगार्ड्स के जवान कड़ी धूप में यातायात हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, या अभी जो सिलक्यारा में टनल के बाहर उनको मैंने ड्यूटी के दौरान देखा है। मैं आप सबके इस जज्बे को सलाम करता हूं। कोविड महामारी हो, वीआईपी कार्यक्रम हो, या फिर कांवड़ यात्रा हो, या कोई अन्य यात्रा हो, चारधाम यात्रा हो, जिस निष्काम सेवा से आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं वो अभूतपूर्व होता है। आप लोगों का एक ही मंत्र रहता है कि जहां कम वहां हम। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि भगवत गीता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए इस वीडियो में। कि किस प्रकार से एक गीता महोत्सव के रूप को 2016 में हमने बनाया। उससे पहले ये गीता महोत्सव के बजाय गीता उत्सव के रूप में एक छोटे लेवल पर ही कुछ सालों से मनाया जाता था। वास्तव में तो सन 2014 में जब प्रधानमंत्री जी कुरुक्षेत्र स्वयं आए थे, उस समय उन्होंने एक इस प्रकार का अपना वक्तव्य दिया था कि कुरुक्षेत्र में हमें कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में इसकी मान्यता दिलाने के लिए
अतिरिक्त प्रयत्न करने होंगे। तो 2014 जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय वहां आकर के जब बोले थे, उसी समय में ध्यान में आया था कि हम, क्योंकि हमारे यहाँ हरियाणा में बहुत कम ऐसे स्थान विशेष हैं जिनको हम टूरिज्म के नाते, चाहे वो सांस्कृतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर अथवा अन्य स्थानों का विकास जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं है, तो कम से कम अपनी सांस्कृतिक राजधानी इस नाते से कुरुक्षेत्र को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि गीता का एक जैसा एक विषय सारे देश और दुनिया में, जैसी हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास उसको बताता है, तो मान्यता बहुत अच्छी है और कोई चीज नेगेटिव नहीं है। तो गीता के बारे में तो मैं ऐसा वर्णन करता हूं कि जैसे अपना देश का संविधान है, संविधान के बारे में कई लोग टिप्पणी करते हैं कि हमारा शासकीय व्यवस्था चलाने की गीता है, यानी उसको गीता इस रूप में कहा गया कि जैसे एक नियमावली गीता की होती है, ऐसी नियमावली वो शासकीय व्यवस्था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और मैं अगर गीता को कहूं तो गीता इज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर वे ऑफ लाइफ, यानी गीता हमारे जीवन के पथ प्रदर्शन के नियमों के नाते से हमारा एक संविधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसका जो उल्लेख है हर क्षेत्र के लिए, उसमें व्यवस्था, विधि ये बताई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल ध्वज हस्तांतरण एवं 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा 2023 में उत्तराखंड के पदक विजेता खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में शामिल हुए। साथ ही प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल के मैदान में भी उत्तराखंड अग्रणी राज्य बने और इसी के तहत राज्य में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु नई खेल नीति लाई गई है। खिलाड़ियों को जमीनी स्तर से खेल क्षेत्र में रुचि लाने हेतु 14 से 23 वर्ष तक के खिलाड़ियों को 2000 प्रति माह छात्रवृत्ति एवं 10,000 रुपये प्रति वर्ष खेल के सामान आदि खरीदने हेतु मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना में 8 से 14 वर्ष के उभरते खिलाड़ियों को 1500 रुपये प्रति माह एक खेल छात्रवृत्ति दी जा रही है। खिलाड़ियों को नियमानुसार त्वरित वित्तीय लाभ दिए जाने हेतु मुख्यमंत्री खेल विकास निधि की स्थापना की गई है। लंदन में 2012 में हुए ओलंपिक में 83 एथलीटों ने क्वालिफाई किया था 2012 में, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद 2 ओलंपिक, रियो दी जेनेरियो 2016 और टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए क्रमशः 117 और 126 खिलाड़ियों ने इसमें क्वालिफाई किया है। आप अंतर साफ देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खेल ढांचा बढ़ाने के लिए उनके द्वारा अगर हम उठाए गए कदमों पर ध्यान से गौर करेंगे तो 9 साल पहले के मुकाबले जो खेल का बजट है, उस खेल के बजट में भी 3 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। 3 गुना से ज्यादा अभी तक बढ़ चुका है। इस साल के लिए केंद्र सरकार ने युवा और खेल मंत्रालय को करीब 3,390 करोड़ रुपए का बजट दिया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी धनराशि है। और इसके पीछे हेतु है कि बेहतर सुविधाएं मिले, बेहतर ट्रेनिंग हो, बेहतर हमारा प्रशिक्षण हो। और 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक होना है और पैरा ओलंपिक, उसमें हमारे खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन हो। अपने खेल को और बेहतर बनाना है और अच्छा बनाना है। कभी देश मानता था कि कहते थे, आप लोग भी पता नहीं, जो नए लोग होंगे उन्होंने तो कम सुना होगा, क्योंकि अब तो खेल हमारे लिए एक ऐसा वो हो गया है जो करियर भी बन रहा है। हर दृष्टि से आज इसको सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। पहले के क्षेत्र में पहले कहते थे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदो तो होगे खराब। एक समय ऐसा था, और जिस देश की सरकारें मानती थी उस समय कि खेल ही है, उसके लिए कैसा सिस्टम बनाया है, कैसा सिस्टम बनाना है। और जिस देश में गली गली में जो हमारे एक से एक टैलेंटेड खिलाड़ी होते थे, वो दम तोड़ देते थे, उस देश की गली गली से निकले टैलेंट अब विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं।
हम सभी को गौरवान्वित करने वाला काम कर रहे हैं। पंजाब में डीजीपी गौरव यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया जिसमें उन्होंने कई विषयों पर जानकारी दी। देखिए इस वीडियो में। प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग स्मगलर्स हैज बीन फोरफिटेड। सो ਇਹ ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਔਨ ਡਰੱਗਸ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਦੂਜਾ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹਿਦਾਇਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗਾ ਜੋ ਇੱਕ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਚੌਕ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਹਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਾਲਸ ਤੇ ਅਗੇਨ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਏਰੀਆ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 117 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਾਲਸ ਤੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਾਲਸ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੀਅਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਾਲਸ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ ਉਹ ਸੀਗਾ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਸਰਸ ਹੈਗੇ SSPs ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਲਡ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਸਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲਸ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ SSPs ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ। ਜੇਲਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਪ੍ਰੋਂਗਡ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜੈਮਿੰਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਸੈਕੰਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ FIRs ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। सीएम साहब की हिदायतां सी कि इसकी बैकवर्ड लिंकेज पूरी वर्कआउट होनी चाहिए। उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव ने आगामी 8 व 9 दिसंबर को होने वाले उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 को लेकर FRI देहरादून पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान अपर मुख्य सचिव ने 8 व 9 दिसंबर को होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी ली। पुलिस विभाग के अधिकारियों को कार्यक्रम स्थल पर पार्किंग व्यवस्था, शहर में रूट डाइवर्ट प्लान समेत विभिन्न व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। ACS ने कार्यक्रम स्थल में लगे विभिन्न पंडालों, मुख्य कार्यक्रम स्थल एवं अन्य जगहों का भी निरीक्षण किया। सोमवार को उत्तराखंड में संकल्प विकसित भारत यात्रा के तहत जनपद क्षेत्रांतर्गत विकास खंड प्रतापनगर के ग्राम पंचायत बोसाड़ी, कीर्तिनगर के ग्राम पंचायत सकरो, थापली, धारमय कोटी, धारकोट समेत अन्य गांवों में केंद्र सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक किया गया। इसके साथ ही विकसित भारत की शपथ भी ली गई। मोदी सरकार की गारंटी वाली डिजिटल जनरथों के विकास खंडों की ग्राम पंचायतों में पहुंचने पर जनता द्वारा जोरदार स्वागत भी किया गया। पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आदर्श चंपावत के तहत संचालित योजनाओं और प्रस्तावित कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने जिलाधिकारी चंपावत को निर्देश दिए कि चंपावत स्थित सर्किट हाउस का विस्तारीकरण का कार्य तेजी से किया जाए व निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्किट हाउस के विस्तारीकरण में आधुनिकता के समावेश के साथ पर्वतीय शिल्प कला का प्रयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि जनपदों में बेहतर निर्माण कार्यों में जिलाधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके लिए उन्हें सजगता से कार्य के नियमित रूप से अनुश्रवण करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्किट हाउस में जनता मिलन के लिए उपयुक्त स्थल के साथ सभागार भी बनाए जाएं। आगमन के लिए सुगम मार्ग का निर्माण भी किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की बहुप्रतीक्षित झाझरा आशारोड़ी लिंक रोड, जिसकी लंबाई 12.17 किलोमीटर है, के विकास के लिए 715.97 करोड़ धनराशि की स्वीकृति देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह लिंक रोड देहरादून शहर के लिए एक बाईपास के रूप में कार्य करेगा, जिससे देहरादून शहर में भीड़ भाड़ और प्रदूषण में भी कमी आएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोषित एवं वंचित वर्ग के लिए संघर्षरत रहे महान समाज सुधारक, प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर मुख्यमंत्री आवास पर उनके
चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक उत्थान एवं जनसेवा हेतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किए गए कार्य चिरकाल तक समाज को नई दिशा देते रहेंगे। श्री राधा रानी सेवा मंडल की गोवर्धन मथुरा में महासेवा 13 व 14 दिसंबर को आयोजित की जा रही है। 14वीं बार महाछप्पन भोग भजन संध्या और फूल बंगला आयोजित होगा और 15वीं बार भंडारे का आयोजन किया जाएगा। 13 दिसंबर को श्री गिरिराज जी की दुग्ध धारा परिक्रमा लगाई जाएगी, तो वहीं 14 दिसंबर को साधु संत सेवा एवं भंडारा किया जाएगा। 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ 6 से 10 दिसंबर तक कुंडोल में विश्व शांति के साथ वैदिक धर्म से युवाओं को जोड़ने के लिए गायत्री परिवार का आयोजन किया जा रहा है। 51 गांव के हजारों सनातन यज्ञ में आहुति देंगे। राष्ट्रीय जागरण अभियान के अंतर्गत गायत्री परिवार का आगरा में अनूठा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। मंडल रेल प्रबंधक व वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आगरा के निर्देशानुसार बिना टिकट यात्रियों की रोकथाम हेतु नदबई स्टेशन से गुजरने वाली गाड़ियों में बिना टिकट यात्रा, अनियमित यात्रा, बिना बुक लगेज, गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध किराबंदी जांच की गई। साथ ही विभिन्न गाड़ियों में पेंट्री कार, ज्वलनशील पदार्थ की जांच की गई, जिसके परिनिर्माण स्वरूप जांच के दौरान 65 बिना टिकट यात्रियों से 23,380, अनाधिकृत यात्रा करने वाले 28 यात्रियों से 11,080 तथा 4 यात्रियों से गंदगी फैलाने, धूम्रपान करने के फलस्वरूप 500 सहित कुल 97 यात्रियों से लगभग 34,950 का जुर्माना वसूल किया गया। जिसके अतिरिक्त आगरा किला स्टेशन पर 5 अनाधिकृत वेंडर्स पकड़े गए, जिन्हें अग्रिम कार्रवाई हेतु आरपीएफ आगरा फोर्ट को सुपुर्द किया गया है। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 13। नमस्कार, न्यूज़ 13 में मैं भूमि दिवाकर आप सबका स्वागत करती हूं। आइए डालते हैं नजर खबरों पर। बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्प अर्पित किए। साथ ही दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने भी पुष्प अर्पित किए। देखिए इस वीडियो में। हे कोण आहे कॅमेरा जय भीम। आज मैं समझता हूं कि इस देश ने पूरी दुनिया के एक बहुत बड़े महापुरुष के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पे हम लोग एकत्रित हुए हैं। हम पूरे दिल से उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनसे हर कदम पे हमें गाइड करें, ऐसा उनसे हम आशीर्वाद मांगते हैं। मैं उन्हें महापुरुष क्यों कह रहा हूं? मैं उनके जीवन के कुछ किस्से आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। ये किस्से मैं पहले कई बार दोहरा चुका हूं, लेकिन आज फिर दोहराऊंगा ताकि आप लोग भी आगे जाके सब लोगों को इसके बारे में बताएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके जीवन से प्रेरणा मिले, ऐसी मेरी इच्छा है। हम सब जानते हैं कि
बाबा साहब एक बहुत बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे। बाबा साहब दलित परिवार में पैदा हुए थे। उनके घर में खाने को भी नहीं था, 3 टाइम की रोटी भी नहीं मिलती थी, बहुत ज्यादा गरीब थे। छुआछूत इतनी ज्यादा थी उन दिनों में, इतनी ज्यादा थी कि स्कूल जाते थे अपनी टाट अपने साथ लेके जाया करते थे। क्लास में उनको घुसने नहीं दिया जाता था, उनको बाहर बिठा दिया जाता था। तो आप सोच के देखो, इमेजिन करो कि अंदर क्लास चल रही है, टीचर अंदर क्लास में पढ़ा रहा है और बाहर एक बच्चा बैठा है जो अंदर टीचर पढ़ा रहा है उसको बाहर बैठ के सुन रहा है। इस तरह से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। उनको पानी भी उस घड़े से पानी नहीं पीने दिया जाता था जो घड़ा बाकी बच्चों के लिए होता था। इस तरह से करते करते उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, उन्होंने स्कूल की शिक्षा पूरी की, कॉलेज की शिक्षा पूरी की। उसके बाद 1913 में वो अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी दुनिया की आज के टाइम पे भी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में मानी जाती है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आज भी एडमिशन लेना नामुमकिन सा है। हमारे अपने बच्चे, आप सब लोग जितने यहाँ बैठे हैं, कई मंत्री बैठे हैं, कई एमएलए बैठे हैं, कई आम आदमी पार्टी के ऑफिस बेरर्स बैठे हैं, राज्यसभा मेंबर बैठे हैं। आप लोगों के भी बच्चे अगर आज कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहें, करते रहे। और आज यही कारण है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए देश के अंदर हजारों की संख्या में स्मारक हैं। दुनिया में जहां कहीं भी जब भी किसी दबे कुचली समाज की आवाज को बुलंद करने की बात आती है तो लोगों के दिमाग में एक नाम बरबस आ पड़ता है। वह नाम आता है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम। पूरी दुनिया के अंदर हर वह दबा कुचला व्यक्ति अपनी आवाज को बुलंद करना चाहता है तो वह नाम वह स्मरण करता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के निज सपनों को साकार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार अनेक कार्यक्रम कर रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पंच तीर्थों की स्थापना का कार्यक्रम हो, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आने के बाद इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। हमने समाज को जाति के आधार पर नहीं, हमने तो समाज को उसकी आवश्यकता के अनुरूप हर दलित, हर वंचित, हर गरीब, हर कमजोर व्यक्ति के साथ सरकार खड़ी है और सरकार उसको संबल प्रदान करेगी। इस दृष्टि से सरकार ने उसको अपना सहयोग देना प्रारंभ किया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित राजकीय समारोह में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते दिखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। देखिए इस वीडियो में। अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सबका तो आप देखें ना जी, अपर कास्ट में भी कितनी गरीबी है, हर जात में कितनी गरीबी है। तो उन लोगों के उत्थान के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया बोलिए, 1 करोड़ से थोड़ा सा कम परिवार का, और उन सब लोगों के लिए हमने कह दिया कि वो लोग उस परिवार के हर परिवार में 1-2 लाख रुपया का हम लोग सहायता देंगे। यही काम करें तो ये सब चीज़ तो हम लोग करवा रहे हैं। तो एक काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ कह रहे हैं कि अगर ये लोग कराते पूरे देश में जाति आधारित जनगणना तो कितना सबको फायदा होता। और खाली जाति आधारित गणना नहीं, आर्थिक स्थिति का भी सबको जानकारी देना चाहिए, पूरा का पूरा सर्वे करना चाहिए। जब अगला बार हो तो हम तो यही चाहेंगे कि हो, जैसे हम लोग किए दोनों मिल करके तो हो गया। और उसके लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं तो हम लोग यही ना कहते हैं कि बिहार का जो गरीबी है सोच लीजिए, तो इसलिए विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल जाए तो बिहार कितना आगे बढ़ा। बोलिए ना, बिहार कितना पौराणिक जगह है। आप सब जो है बिहार के याद करिए बचपन में, और नीचे का बात याद करिए। ये देश में भी और देश के बाहर भी जो कुछ भी था, यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था विकास। प्री वाइब्रेंट एक्सपोर्टर्स कॉन्फ्रेंस
एक्सपोर्ट एक्सेलरेट का हुआ शुभारंभ। सीएम भूपेंद्र पटेल भी हुए शामिल। देखिए इस वीडियो में। પણ આપણા એક મગજમાં પેલી ગ્રંથિ થઈ ગયેલી છે ને કે યારું ઇંગ્લિશ તો જરૂરી જ છે એમ, પણ હું તો આ ફરીને આવ્યો છું જાપાન અને સિંગાપુર, તો આપણે તો બધું ગુજરાતીમાં જ છેક સુધી પૂરું કર્યું છે. મેં અહીંયાથી હમણાં ખંભાતાજીએ કીધું ને કે ભાઈ એ લોકોએ કીધું છે કે ના ખૂબ સારું ગુજરાતનું ત્યાં આગળ પ્રેઝન્ટેશન થયું છે, એટલે ગુજરાતીમાં એ લોકો સમજી ગયા છે પાકા પાયે. डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड एनर्जी कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की उपस्थिति में 40,423 करोड़ के एमओयू हस्ताक्षरित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए अपार संभावनाएं हैं। उत्तराखंड राज्य की अवधारणा में ऊर्जा सेक्टर का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। औद्योगिक जगत में से जुड़े लोगों के सुझावों के आधार पर 27 नई नीतियां बनाई गई हैं और उनके नीतियों को सरल बनाया गया है। कहा कि 8 व 9 दिसंबर 2023 को FRI में डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का राज्य को लेकर लगातार मार्गदर्शन मिल रहा है। उनके वाइब्रेंट गुजरात की प्रेरणा से ही प्रदेश में डेस्टिनेशन उत्तराखंड पर कार्य किया जा रहा है। देखिए ये वीडियो। समिट यहाँ पर आयोजित हो रही है और उसके उद्घाटन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी हम सब के बीच में रहने वाले हैं। वह भी एक हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायी और आगे के लिए ऊर्जा और काम करने के लिए हम सबका मार्गदर्शन भी उनके माध्यम से लगातार होता रहा है। और उन्होंने जो कुछ योजनाएं अपने मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में शुरू करी थी, जैसे उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया था। आप सब लोग इस उद्योग समूह से, व्यापार से सब लोग आप लोग जुड़े हुए हैं, जानते हैं। तो उन कठिन परिस्थितियों में वहाँ काम हुआ था और उसी से प्रेरणा लेकर हमने भी यहाँ ये डेस्टिनेशन उत्तराखंड शुरू किया। और ऊर्जा के क्षेत्र में चूँकि मैं शुरू से मानता हूँ कि हमारे राज्य के अंदर ऊर्जा के सेक्टर में बहुत अपार संभावनाएं हैं। उत्तराखंड राज्य में असीमित संभावनाएं हैं और जितना काम किया जाए उतना कम है। और मेरे को जब चूँकि पहली बार में मैं जब इस जिम्मेदारी में आया तो बहुत ज़्यादा वो समय नहीं था, लेकिन उस समय भी मैंने उसकी शुरुआत करी कि आप लोगों के साथ एक संवाद की प्रक्रिया को शुरू किया जाए, आपके साथ कम्युनिकेशन शुरू किया जाए और कम्युनिकेशन के माध्यम से ये जानकारी जरूर ली जाए कि आखिर क्या कारण रहा कि इतने सालों में ये सब चीज़ें जो जिसके लिए हमने राज्य बनाया था, इस राज्य के लिए जिन लोगों ने सपने देखे थे, राज्य के बारे में सोचा था, या राज्य की जब अवधारणा आई थी तो राज्य कैसा होगा और उसमें ऊर्जा सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान होगा, ये सोच विद्यमान रही और तभी राज्य बनने की दिशा में आगे काम हुआ। सीएम शिवराज ने लाडली बहन योजना के तहत भोपाल के नेहरू नगर चौराहे के नया पसेरा में लाडली बहनों से मुलाकात की। देखिए इस वीडियो में।
होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते दिखे सीएम धामी। देखिए इस वीडियो में। आपके द्वारा जो आज यहाँ पर रैतिक परेड की गई वो अत्यंत ही हर किसी के मन को मोहने वाली थी और जवानों द्वारा जो मोटर बाइक पर जो साहस, कौशल एवं संतुलन का प्रदर्शन किया गया वो अत्यंत ही मंत्रमुग्ध करने वाला था। और बहुत सारे लोगों ने जब हमारी नई जो महिला होमगार्ड्स भी अपने कर्तव्य दिखा रही थी या बीच रिंग के बीच से मोटरसाइकिल निकल रही थी या सीने पर रखकर बड़े ब्रेक्स को तोड़ा जा रहा था या सरिया से वो हमारे प्रशिक्षकों ने जो करवाया था ITBP के, जिनके बारे में बता रहे थे, जब वो 3 सरिया को तोड़ा जा रहा था तो मैं समझता हूं कई लोगों ने अपना दिल थाम लिया होगा। आप सभी जवान हमारे सहयोगी हैं और विभिन्न क्षेत्रों में हमें अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। राज्य में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में आप सबका बहुत योगदान है, जो अमूल्य है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। क्योंकि मैंने स्वयं अनेकों बार देखा है कि हमारे होमगार्ड्स के जवान कड़ी धूप में यातायात हो, सुरक्षा व्यवस्था हो या अभी जो सिलक्यारा में टनल के बाहर उनको मैंने ड्यूटी के दौरान देखा है। मैं आप सबके इस जज्बे को सलाम करता हूं। कोविड महामारी हो, VIP कार्यक्रम हो या फिर कांवड़ यात्रा हो या कोई अन्य यात्रा हो, चारधाम यात्रा हो, जिस निष्काम सेवा से आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं वो अभूतपूर्व होता है। आप लोगों का एक ही मंत्र रहता है कि जहां कम वहां हम। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि भगवत गीता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए इस वीडियो में कि किस प्रकार से गीता महोत्सव को 2016 में हमने बनाया। उससे पहले ये गीता महोत्सव के बजाय गीता उत्सव के रूप में एक छोटे लेवल पर ही कुछ सालों से मनाया जाता था। वास्तव में तो सन 2014 में जब प्रधानमंत्री जी कुरुक्षेत्र स्वयं आए थे, उस समय उन्होंने एक इस प्रकार का अपना वक्तव्य दिया था कि कुरुक्षेत्र में हमें कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में इसकी मान्यता दिलाने के लिए अतिरिक्त प्रयत्न करने होंगे। तो 2014 जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस समय वहां आकर के जब बोले थे, उसी समय में ध्यान में आया था कि हम, क्योंकि हमारे यहाँ हरियाणा में बहुत कम ऐसे स्थान विशेष हैं जिनको हम टूरिज्म के नाते, चाहे वो सांस्कृतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर अथवा अन्य स्थानों का विकास जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं है, तो कम से कम अपनी सांस्कृतिक राजधानी इस नाते से कुरुक्षेत्र को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि गीता का एक जैसा एक विषय सारे देश और दुनिया में, जैसी हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास उसको बताता है, तो मान्यता बहुत अच्छी है और कोई चीज नेगेटिव नहीं है। तो गीता के बारे में तो मैं ऐसा वर्णन करता हूं कि जैसे अपना देश का संविधान है, संविधान के बारे में कई लोग टिप्पणी करते हैं कि हमारा शासकीय व्यवस्था चलाने की गीता है। यानी उसको गीता इस रूप में कहा गया कि जैसे एक नियमावली गीता की होती है, ऐसी नियमावली वो शासकीय व्यवस्था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और मैं अगर गीता को कहूं तो गीता इज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर वे ऑफ लाइफ। यानी गीता हमारे जीवन के पथ प्रदर्शन के नियमों के नाते से हमारा एक संविधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसका जो उल्लेख है हर क्षेत्र के लिए, उसमें व्यवस्था, विधि ये बताई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल ध्वज हस्तांतरण एवं 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा 2023 में उत्तराखंड के पदक विजेता खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में शामिल हुए। साथ ही प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल के मैदान में भी उत्तराखंड अग्रणी राज्य बने और इसी के तहत राज्य में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु नई खेल नीति लाई गई है। खिलाड़ियों को जमीनी स्तर से खेल क्षेत्र में रुचि लाने हेतु 14 से 23 वर्ष तक के खिलाड़ियों को
2,000 प्रति माह छात्रवृत्ति एवं 10,000 रुपये प्रति वर्ष खेल के सामान आदि खरीदने हेतु मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना में 8 से 14 वर्ष के उभरते खिलाड़ियों को 1,500 रुपये प्रति माह खेल छात्रवृत्ति दी जा रही है। खिलाड़ियों को नियमानुसार त्वरित वित्तीय लाभ दिए जाने हेतु मुख्यमंत्री खेल विकास निधि की स्थापना की गई है। लंदन में 2012 में हुए ओलंपिक में 83 एथलीटों ने क्वालिफाई किया था 2012 में, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद 2 ओलंपिक रियो दी जेनेरियो 2016 और टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए क्रमशः 117 और 126 खिलाड़ियों ने इसमें क्वालिफाई किया है। आप अंतर साफ देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खेल ढांचा बढ़ाने के लिए उनके द्वारा अगर हम उठाए गए कदमों पर ध्यान से गौर करेंगे तो 9 साल पहले के मुकाबले जो खेल का बजट है, उस खेल के बजट में भी 3 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। 3 गुना से ज्यादा अभी तक बढ़ चुका है। इस साल के लिए केंद्र सरकार ने युवा और खेल मंत्रालय को करीब 3,390 करोड़ रुपए का बजट दिया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी धनराशि है। और इसके पीछे हेतु है कि बेहतर सुविधाएं मिले, बेहतर ट्रेनिंग हो, बेहतर हमारा प्रशिक्षण हो। और 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक होना है और पैरा ओलंपिक, उसमें हमारे खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन हो। अपने खेल को और बेहतर बनाना है और अच्छा बनाना है। कभी देश मानता था कि कहते थे, आप लोग भी पता नहीं, जो नए लोग होंगे उन्होंने तो कम सुना होगा, क्योंकि अब तो खेल हमारे लिए एक ऐसा वो हो गया जो करियर भी बन रहा है। हर दृष्टि से आज इसको सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। पहले के क्षेत्र में पहले कहते थे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदो तो होगे खराब। एक समय ऐसा था। और जिस देश की सरकारें मानती थी उस समय कि खेल ही है, उसके लिए कैसा सिस्टम बनाया है, कैसा सिस्टम बनाना है। और जिस देश में गली गली में जो हमारे एक से एक टैलेंटेड खिलाड़ी होते थे, वो दम तोड़ देते थे, उस देश की गली गली से निकले टैलेंट अब विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हम सभी को गौरवान्वित करने वाला काम कर रहे हैं। पंजाब में डीजीपी गौरव यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कई विषयों पर जानकारी दी। देखिए इस वीडियो में। प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग स्मगलर्स हैज बीन फोरफिटेड। सो ਇਹ ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਔਨ ਡਰੱਗਸ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਦੂਜਾ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹਿਦਾਇਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਚੌਕ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਹਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। एक्सटॉर्शन कॉल्स ਤੇ अगेन इट वाज अ जीरो टॉलरेंस एरिया। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 117 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ एक्सटॉर्शन कॉल्स ਤੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ एक्सटॉर्शन कॉल्स ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੀਅਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ एक्सटॉर्शन कॉल्स ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ ਉਹ ਸੀਗਾ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਫਰੈਂਡਲੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਸਰਸ ਹੈਗੇ SSPs ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਲਡ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਸਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲਸ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ SSPs ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ। ਜੇਲਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਵੇਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਪ੍ਰੋਂਗਡ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ।
ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜੈਮਿੰਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਸੈਕੰਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ FIRs ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ हिदायतां सी कि इस दी बैकवर्ड लिंकेज पूरी वर्कआउट होनी चाहिए। उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव ने आगामी 8 व 9 दिसंबर को होने वाले उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 को लेकर FRI देहरादून पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान अपर मुख्य सचिव ने 8 व 9 दिसंबर को होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी ली। पुलिस विभाग के अधिकारियों को कार्यक्रम स्थल पर पार्किंग व्यवस्था, शहर में रूट डाइवर्ट प्लान समेत विभिन्न व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। ACS ने कार्यक्रम स्थल में लगे विभिन्न पंडालों, मुख्य कार्यक्रम स्थल एवं अन्य जगहों का भी निरीक्षण किया। सोमवार को उत्तराखंड में संकल्प विकसित भारत यात्रा के तहत जनपद क्षेत्रांतर्गत विकास खंड प्रतापनगर के ग्राम पंचायत बोसाड़ी, कीर्तिनगर के ग्राम पंचायत सकरो, थापली, धारमय कोटी, धारकोट समेत अन्य गांवों में केंद्र सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक किया गया। इसके साथ ही विकसित भारत की शपथ भी ली गई। मोदी सरकार की गारंटी वाली डिजिटल जनरथों के विकास खंडों की ग्राम पंचायतों में पहुंचने पर जनता द्वारा जोरदार स्वागत भी किया गया। पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आदर्श चंपावत के तहत संचालित योजनाओं और प्रस्तावित कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने जिलाधिकारी चंपावत को निर्देश दिए कि चंपावत स्थित सर्किट हाउस का विस्तारीकरण का कार्य तेजी से किया जाए व निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्किट हाउस के विस्तारीकरण में आधुनिकता के समावेश के साथ पर्वतीय शिल्प कला का प्रयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि जनपदों में बेहतर निर्माण कार्यों में जिलाधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके लिए उन्हें सजगता से कार्य के नियमित रूप से अनुश्रवण करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्किट हाउस में जनता मिलन के लिए उपयुक्त स्थल के साथ सभागार भी बनाए जाएं। आगमन के लिए सुगम मार्ग का निर्माण भी किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की बहुप्रतीक्षित झाझरा आशारोड़ी लिंक रोड, जिसकी लंबाई 12.17 किलोमीटर है, के विकास के लिए 715.97 करोड़ धनराशि की स्वीकृति देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह लिंक रोड देहरादून शहर के लिए एक बाईपास के रूप में कार्य करेगा, जिससे देहरादून शहर में भीड़ भाड़ और प्रदूषण में भी कमी आएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोषित एवं वंचित वर्ग के लिए संघर्षरत रहे महान समाज सुधारक, प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर मुख्यमंत्री आवास पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक उत्थान एवं जनसेवा हेतु डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा किए गए कार्य चिरकाल तक समाज को नई दिशा देते रहेंगे। श्री राधा रानी सेवा मंडल की गोवर्धन मथुरा में महासेवा 13 व 14 दिसंबर को आयोजित की जा रही है। 14वीं बार महाछप्पन भोग भजन संध्या और फूल बंगला आयोजित होगा और 15वीं बार भंडारे का आयोजन किया जाएगा। 13 दिसंबर को श्री गिरिराज जी की दुग्ध धारा परिक्रमा लगाई जाएगी, तो वहीं 14 दिसंबर को साधु संत सेवा एवं भंडारा किया जाएगा। 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ 6 से 10 दिसंबर तक कुंडोल में विश्व शांति के साथ वैदिक धर्म से युवाओं को जोड़ने के लिए गायत्री परिवार का आयोजन किया जा रहा है। 51 गांव के हजारों सनातन यज्ञ में आहुति देंगे। राष्ट्रीय जागरण अभियान के अंतर्गत गायत्री परिवार का आगरा में अनूठा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। मंडल रेल प्रबंधक व वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आगरा के निर्देशानुसार बिना टिकट यात्रियों की रोकथाम हेतु नदबई स्टेशन से गुजरने वाली गाड़ियों में बिना टिकट यात्रा, अनियमित यात्रा, बिना बुक लगेज, गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध किलाबंदी जांच की गई। साथ ही विभिन्न गाड़ियों में पेंट्री कार, ज्वलनशील पदार्थ की जांच की गई, जिसके परिनिर्माण स्वरूप जांच के दौरान 65 बिना टिकट यात्रियों से 23,380, अनाधिकृत यात्रा करने वाले 28 यात्रियों से 11,080 तथा 4 यात्रियों से गंदगी फैलाने, धूम्रपान करने के फलस्वरूप 500 सहित कुल 97 यात्रियों से लगभग 34,950 का जुर्माना वसूल किया गया। जिसके अतिरिक्त आगरा किला स्टेशन पर 5 अनाधिकृत वेंडर्स पकड़े गए, जिन्हें अग्रिम कार्रवाई हेतु
आरपीएफ आगरा फोर्ट को सुपुर्द किया गया है। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 13। नमस्कार, न्यूज़ 13 में मैं भूमि दिवाकर आप सबका स्वागत करती हूं। आइए डालते हैं नजर खबरों पर। बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्प अर्पित किए। साथ ही दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने भी पुष्प अर्पित किए। देखिए इस वीडियो में। हे कौन है कैमरा में? चलिए जय भीम। आज मैं समझता हूं कि इस देश नहीं पूरी दुनिया के एक बहुत बड़े महापुरुष के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पे हम लोग एकत्रित हुए हैं। हम पूरे दिल से उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनसे हर कदम पे हमें गाइड करें, ऐसा उनसे हम आशीर्वाद मांगते हैं। मैं उन्हें महापुरुष क्यों कह रहा हूं? मैं उनके जीवन के कुछ किस्से आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। ये किस्से मैं पहले कई बार दोहरा चुका हूं, लेकिन आज फिर दोहराऊंगा ताकि आप लोग भी आगे जाके सब लोगों को इसके बारे में बताएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके जीवन से प्रेरणा मिले, ऐसी मेरी इच्छा है। हम सब जानते हैं कि बाबा साहब एक बहुत बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे। बाबा साहब दलित परिवार में पैदा हुए थे। उनके घर में खाने को भी नहीं था, 3 टाइम की रोटी भी नहीं मिलती थी। बहुत ज्यादा गरीब थे। छुआछूत इतनी ज्यादा थी उन दिनों में, इतनी ज्यादा थी कि स्कूल जाते थे अपनी टाट अपने साथ लेके जाया करते थे। क्लास में उनको घुसने नहीं दिया जाता था, उनको बाहर बिठा दिया जाता था। तो आप सोच के देखो, इमेजिन करो कि अंदर क्लास चल रही है, टीचर अंदर क्लास में पढ़ा रहा है और बाहर एक बच्चा बैठा है जो अंदर टीचर पढ़ा रहा है उसको बाहर बैठ के सुन रहा है। इस तरह से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। उनको पानी भी उस घड़े से पानी नहीं पीने दिया जाता था जो घड़ा बाकी बच्चों के लिए होता था। इस तरह से करते करते उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। उन्होंने स्कूल की शिक्षा पूरी की, कॉलेज की शिक्षा पूरी की। उसके बाद 1913 में वो अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी दुनिया की आज के टाइम पे भी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में मानी जाती है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आज भी एडमिशन लेना नामुमकिन सा है। हमारे अपने बच्चे, आप सब लोग जितने यहाँ बैठे हैं, कई मंत्री बैठे हैं, कई एमएलए बैठे हैं, कई आम आदमी पार्टी के ऑफिस बेरर्स बैठे हैं, राज्यसभा मेंबर बैठे हैं। आप लोगों के भी बच्चे अगर आज कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहें, आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। बिना झुके, बिना टिके वे
भारत और भारतीयता के लिए कार्य करते रहे। और आज यही कारण है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए